एक पल में बॉस बैरियर के पीछे दिखाई दिया और प्रोटोगोनिस्ट ने पूछा जब वह बॉस रूम के अंदर प्रकट हुआ, क्या यह ट्रेजर चेस्ट है? यह तो उससे बड़ा है जितना उसने सोचा था। इस पर एक ब्लैक ड्रैगन की नक्काशी भी है। एमसी ने सोचा कि उसने कहीं पहले ब्लैक ड्रैगन का क्रेस्ट देखा है, लेकिन क्यों याद नहीं आ रहा। एडेल ने नोट किया कि हाई रैंकिंग डीमन फैमिलीज में स्लॉथ, ग्रीड, लस्ट, राथ, ग्लटनी, एनवी और एक और है। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि यह ईविल और प्राउड है, ठीक ब्लैक ड्रैगन की तरह। बेयर्स फैमिली का हेड, 7वां डेडली सिन, प्राइड। प्रोटैगनिस्ट डर के मारे चीख पड़ा, यह तो शाप है। एमसी ने सोचा कि अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया तो वह जरूर मर जाएगा। एडेल ने चेस्ट खोला और कहा कि अगर अच्छे तरीके से कुछ ना हुआ तो वह बस चेस्ट से सब ले जाएगा और भाग जाएगा। यहां कोई ना कोई यूजफुल आइटम जरूर होगा जो उसे एस्केप करने में मदद करेगा। अचानक चेस्ट से डार्क स्लाइम जैसा क्रीचर निकला और उसके शरीर में घुस गया। प्रोटैगनिस्ट दर्द से चीख उठा, सिर पकड़ते हुए, और उसे क्रिटिकल डैमेज मिला। कुछ देर बाद प्रोटैगनिस्ट ने सोचा, जबकि उसका शरीर कांप रहा था, वह कितनी देर बेहोश रहा? क्या उसकी बाईं आंख नष्ट हो गई? उसे ब्लैक आई कहां से मिला? शायद वह लिक्विड जो उस पर गिरा था वही कारण है। एमसी ने स्टेटस विंडो खोला जो बदला नहीं था। सिर्फ एक नई फीचर आई थी, आई ऑफ एरोगेंस। यह डायनामिक विजन का अल्टीमेट इंप्रूवमेंट था। यह एनिमी को मारने के बाद एक्टिवेट होता है। एडेल ने हंसते हुए सोचा, यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है। उसने सही चॉइस की थी डीमन वर्ल्ड में आने की। उसके पास सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत थी। अब उसके मूव करने का समय है। प्रोटैगनिस्ट मुश्किल से खड़ा हुआ और नोट किया कि वह चेस्ट पर फोकस्ड था, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब वह क्या करे? उसने छोटा सा कमोशन पैदा कर दिया था और बाहर कई एनिमीज उसका इंतजार कर रहे होंगे। अगर वह बाहर गया तो खत्म हो जाएगा। क्या उसे घुटनों पर गिरकर दया मांगनी चाहिए? लेकिन सबसे पहले अगर उन्हें पता चला कि वह ऑर्सन फैमिली से है तो चाहे वह दया मांगे या नहीं, वे उसे मार डालेंगे। प्रोटैगनिस्ट ने एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए सोचा कि उसे यह रिगेलिया छुपा देना चाहिए। डेथ नाइट गुस्से में चिल्लाया, दरवाजा खोलो, हर हाइनेस आ रही हैं, जल्दी दरवाजा खोलो। एमसी ने कंफ्यूजन में पूछा, वे किसके बारे में बात कर रहे हैं? एडेल ने डरते हुए सोचा, उन्होंने शुरुआत में स्टोन बेड में ड्राइड मीट क्यों रखा था? क्योंकि यह जगह हाई फैमिलीज की परीक्षा लेने के लिए बनाई गई थी। प्रोटैगनिस्ट ने नोट किया और एक पीस ऑफ पेपर निकाला। उसे जानना था कि यहां का प्रभारी कौन है। उसने रिवॉर्ड चुरा लिया था जो उन्हें लेना चाहिए था, इसलिए वे उसे बिना कुछ पूछे नष्ट कर देंगे। प्रोटैगनिस्ट ने कागज पर लिखा, अब मेरे सबसे करीब कौन है? गिफ्ट ने कहा कि इस जानकारी की एक कीमत है। उसे हॉन्सॉर्ड गोल्ड कॉइन्स की वैल्यू का आइटम या रेलिक रैंक या उससे हायर आर्टिफैक्ट देना होगा। एमसी ने सोचा कि वह किससे भुगतान कर सकता है। एडेल ने कहा, वह अपनी मैना से भुगतान करेगा, अपनी मैक्सिमम मैना में से 100। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि यह उसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर वह सरवाइव कर गया तो इसे रिकवर कर सकेगा। पीस ऑफ पेपर ने कहा कि यह स्वीकार्य है। उसने क्रिएटर से 100 मैना ले लिया। सबसे नजदीक जो था वो थी रेनी, भालू परिवार के मुखिया क्री की सबसे छोटी बेटी। एमसी ने मन ही मन सोचा, अब तो मेरी मौत तय है। यह जगह असल में उसी की ट्रेनिंग के लिए बनाई गई थी और आंखों का अभिमान, आई ऑफ एरोगेंस, असली में उसी का इनाम होना चाहिए था। रेनी, जो अपने परिवार में काफी अधिकार रखती है, तलवार ताने सामने आती है और गुस्से में पूछती है, तुम आखिर हो कौन? एमसी घुटनों पर बैठकर उसे मालकिन कहकर बधाई देता है। आपने ये क्षेत्र क्लियर कर लिया है और आखिरकार इनाम भी हासिल कर लिया। रेनी गुस्से में कहती है, सब कुछ साफ साफ समझाओ। एमसी चालाकी से जवाब देता है, परिवार के मुखिया ने मुझे आपकी रक्षा करने का आदेश दिया है। दोनों की नजरें मिलती हैं, लेकिन रेनी को उसमें आंखों का अभिमान की शक्ति नजर नहीं आती। वो शक से पूछती है, क्या तुम सच कह रहे हो? एमसी मुस्कुराकर जवाब देता है, हां, भले ही मेरा रूप ऐसा हो, लेकिन मेरे पास पर्याप्त ताकत है। फिर अचानक एमसी अपनी नई क्षमता का इस्तेमाल करता है
और उसकी तलवार के सामने से गायब होकर पल भर में रेनी के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, मालकिन, आपको नहीं लगता कि मैं आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता हूं? रेनी हैरान रह जाती है, फिर तुरंत हाथ छुड़ाकर गुस्से से बाजू मोड़ लेती है। एमसी सोचता है, यह अच्छी बात है, कम से कम उसने ध्यान नहीं दिया कि मैंने क्या किया। इसके बाद एमसी कहता है, अब हमें तुरंत निकलना चाहिए, परिवार का मुखिया आपका इंतजार कर रहे हैं। रेनी भी सहमति जताती है। एमसी मुस्कुराकर पत्थर के द्वार को छूता है और कहता है, अब मैं मुखिया द्वारा दिए गए अगले काम पूरे करूंगा। एमसी मन ही मन सोचता है, मुझे जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना चाहिए। लेकिन अचानक रेनी डरते हुए पूछती है, क्या पिताजी खुद यहां आए हैं? एमसी चौंक जाता है और सामने आता है भालू परिवार का मुखिया क्री। खून से भरी आंखों से वो देख रहा है। एमसी डर से सोचता है, अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने आंखों का अभिमान ले लिया है तो ये मुझे तुरंत मार देंगे। लेकिन ये शांत क्यों हैं? क्री अपनी बेटी से पूछते हैं, क्या तुमने क्षेत्र क्लियर कर लिया? रेनी सिर झुकाकर कहती है, हां पिताजी। क्री गहरी नजरों से देखकर कहते हैं, ठीक है, अब मेरे साथ आओ। एमसी सोचता है, ये आखिर चाहते क्या हैं? इतने सारे दानवों से घिरे होने पर तो भागना नामुमकिन है। उसके पास गिफ्ट पेपर को देने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। क्री नौकरों से कहते हैं, अपने स्थान पर वापस जाओ, और एमसी को देखकर कहते हैं, तुम यहीं रुको, मैं बाद में बुलाऊंगा। एमसी मन ही मन मुस्कुराता है, क्या सच में ये मुझे अकेला छोड़ रहे हैं? शायद ये मेरा भागने का मौका है। लेकिन नहीं, झाड़ियों में छिपे दानव मुझे जाने नहीं देंगे। कुछ देर बाद क्री अपने ऑफिस में रेनी से कहते हैं, तुमने आखिरी परीक्षा पूरी कर ली है, अब तुम्हें अकादमी में दाखिला लेना चाहिए। रेनी सिर झुकाकर सहमति जताती है। फिर क्री सोचते हुए पूछते हैं, उस लड़के के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? रेनी को उसका स्किल और स्पीड याद आती है और वो कहती है, वो काफी ताकतवर है। क्री हल्के से मुस्कुराया और बोला, अब मैं सब समझ गया हूं। वो अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधकर सोचता है, चूंकि उसने खुद को योग्य साबित कर दिया है, अब ये चाहो तो सैटर्न अकादमी जा सकती है। रेनी खुशी से झुककर बोली, पिताजी, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। क्री मन ही मन सोचता है, मैंने तो सोचा था कि वो लड़का अंदर जाते ही मर जाएगा, लेकिन उसने न केवल जीवित रहकर क्षेत्र क्लियर किया, बल्कि आंखों का अभिमान जैसी क्षमता भी पाली। उसकी बेटी ने भी उसके बारे में सकारात्मक राय दी थी। इसका इस्तेमाल करना जरूरी होगा। इस बीच एमसी बेचैनी से सोच रहा था, आखिर मुझे कितनी देर इंतजार करना होगा? फिर एक नौकर उसे दरबार में ले आया, जहां उसे भालू परिवार के मुखिया से मिलना था। क्री ने उसे ठंडी गंभीर नजरों से देखा। एमसी मन ही मन डरते हुए सोचता है, ये क्या सोच रहे हैं? आखिर मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? एमसी ने हिम्मत करके पूछा, आपने मेरी जान क्यों बख्शी? क्री हल्का सा हंसा और अपनी डरावनी आभा, सिनिस्टर ऑरा छोड़ते हुए बोला, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को बेवकूफ बनाने में अच्छा काम किया। एमसी दांत भींचते हुए बमुश्किल खड़ा रहा, लेकिन धीरे धीरे घुटनों पर गिर गया। इतनी भारी दानवी ऊर्जा, डिमोनिक एनर्जी सहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। एमसी चिल्लाया, क्या आप मुझे मारने वाले हैं? क्री मुस्कुराकर बोला, नहीं, तुम एक काफी समझदार इंसान हो। फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? एमसी ने अपना नाम बताया और सीधा खड़ा हुआ। तभी क्री ने उसका नाम लेकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उसे अपनी ओर खींच लिया। एमसी ने डरते हुए पूछा, आप मुझसे चाहते क्या हैं? क्री ने काले जादू, डिमोनिक मैजिक का प्रयोग किया और बोला, अपना मुंह खोलो और वही बोलो जो तुमने मेरी बेटी से कहा था। अगर तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा होगा तो यह जहर तुम्हारा दिल चीर कर रख देगा। फिर उसने आदेश दिया, तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दी गई है, जब तक तुम्हें बुलाया न जाए इंतजार करो। एमसी जमीन पर गिर पड़ा, गले को पकड़कर भारी सांस लेने लगा और मन ही मन बोला, ये अभी क्या था? कुछ समय बाद भालू परिवार की जमीन पर बने एक घर में नौकर ने कहा, अब से आप यहां रहेंगे। एमसी मन ही मन सोचता है, तो इसका मतलब है कि क्री की इच्छा से मैं इस घर का कैदी बन गया हूं।
नौकर बोला, आप यहां अपने घर जैसा महसूस कर सकते हैं। एमसी ने उसे देखते हुए सोचा, कम से कम उसने मेरी जान तो बख्श दी, पर फिर भी मैं बस इस्तेमाल हो रहा हूं। वो बिस्तर पर बैठा और सोचा, शायद क्री ने मुझे मान्यता दी है। क्या इस दुनिया में मेरे लिए वाकई कुछ अच्छा इंतजार कर रहा है? लेकिन इस चीज से छुटकारा तो पाना ही होगा। एमसी ने अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया और चौंकते हुए बोला, मैंने कर दिखाया, यह वाकई जिंदा नहीं है। उसने छोटे से काले ड्रैगन को देखा और मुस्कुराया। अगर यह प्रयोग असफल हो जाता तो मैं अभी तक डर से जम चुका होता। अगर इसे नष्ट किया तो क्री को तुरंत पता चल जाएगा। तो अब क्या करूं? अचानक वो प्राणी जाग उठा, क्योंकि अब उसे उसकी देह से मना नहीं मिल रही थी। एमसी ने अपना हाथ बढ़ाया और काली आभा डार्क ऑरा निकालकर कहा, ये लो, खा लो। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मुझे इसे शांत करना ही होगा। उसने उस प्राणी को अपने बिस्तर पर रखा और थकी हुई आवाज में बोला, आखिरकार अब मैं थोड़ी देर आराम कर सकता हूं। एमसी ने मन ही मन सोचा, मेरे गले से कितने ही फंदे अभी हटे हैं, शायद मैं तुरंत ही सो जाऊं। अचानक उसके सामने सिस्टम विंडो खुली। रेस, हाफ डेमन पर्सनैलिटी, कैओटिक टैलेंट, पोजीशन ट्रांसफर अब 2 बार इस्तेमाल, ट्रेट्स, इंटरेस्ट, कॉन्सेंट्रेशन, किलिंग इंटेंट, डार्कनेस, मना मैनिपुलेशन और आई ऑफ एरोगेंस। मैक्स मना अब घटकर 241 रह गया। एमसी मुस्कुराया और मन ही मन बोला, तो अब मेरी असली यात्रा शुरू होती है। यहां से कहानी और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि अब एमसी आधा दानव बन चुका है और भालू परिवार की छाया में जीना उसकी मजबूरी है। एडेल ने सोचा कि उसे यह पहले ही जांच लेना चाहिए था। उसकी एबिलिटी पोजीशन चेंज 2 स्तर तक बढ़ गई थी, लेकिन उसकी माना उसे चिंता में डाल रही थी। उपन्यास के मुख्य पात्र की तुलना में उसकी माना बहुत ही तुच्छ थी। अब वह इसे कैसे बढ़ाए? उसे क्या करना चाहिए? हालांकि उसे एक तरीका याद था, लेकिन कुछ समय बाद रेने ने कहा कि उसे यह तरीका पसंद नहीं है। मुख्य पात्र ने मजबूरन मुस्कुराकर पूछा, इसका मतलब क्या है? उसने सोचा कि उसके रेने का गार्डियन बने हुए 3 दिन बीत चुके थे। रेने हमेशा ठंडी प्रतिक्रिया देती थी। जब वह छोटी थी, उसका स्वभाव बहुत हंसमुख था, लेकिन अपनी मां के इंसानों के हाथों मारे जाने के बाद वह बदल गई। उपन्यास का लेखक होने के नाते एमसी को उसके लिए अपराध बोध होता था। इसी समय सेवक ने आकर कहा कि भालू परिवार का मुखिया उन्हें बुला रहा है। एमसी ने सोचा कि शायद वजह यह है कि रेने ने सैटर्न में प्रवेश किया है। हालांकि वह चाहती थी कि उसे यह अवसर मिले, क्योंकि उसने डंगोनन रेड में सफलता पाई थी, लेकिन क्री ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। भालू परिवार के मुखिया ने कहा कि सैटर्न कोई आसान जगह नहीं है। उसकी वर्तमान क्षमताओं के साथ वहां जाने पर वह केवल निश्चित मृत्यु पाएगी और अपनी मां का ठीक से बदला भी नहीं ले पाएगी। एडेल ने सोचा कि शायद उसे यहां नहीं होना चाहिए। क्री ने आगे कहा कि अगर रेने एडेल को अपना गार्डियन मान लेती है तो ही वह उसे अकादमी में जाने की अनुमति देगा। सबने आश्चर्य से एडेल की ओर देखा। रेने ने सिर हिलाया और कहा कि वह इसके खिलाफ है। एमसी ने सोचा, क्या वह सच में मुझसे इतनी नफरत करती है? सैटर्न वह अकादमी थी जहां दानव जगत के सारे होनहार बच्चे इकट्ठा होते थे। वे हमेशा इंपीरियल अकादमी से संघर्ष में रहते थे, जहां उपन्यास के मुख्य पात्र पढ़ते थे, और इस सेटिंग के हिसाब से रेने समेत कई छात्र मारे गए थे। यह वह सबसे खतरनाक जगह थी जहां किसी भी छात्र की जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती थी। एमसी यह नहीं समझ पा रहा था कि रेने इतनी जिद से वहां क्यों जाना चाहती है। अगर वह उसकी जगह होता तो वह कुछ और करता। हालांकि यह उसके लिए शक्ति इकट्ठा करने का सबसे अच्छा विकल्प हो सकता था, लेकिन उसे अधिकांश बड़े घटनाक्रम पहले से ही पता थे जो इंपीरियल अकादमी और सैटर्न के बीच होंगे। उसे कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए। मुख्य पात्र ने कहा कि उसकी भी एक शर्त है। एमसी ने भालू परिवार के मुखिया को देखते हुए सोचा कि अगर उसे वहां भेजा ही जा रहा है तो उसे कम से कम कुछ लाभ तो मिलना चाहिए। एडेल ने कहा कि उसकी मांग माना से जुड़ी है। क्री हल्के से हंस पड़ा और बोला कि उसने सोचा था कि यह मांग वर्म, कीड़े से जुड़ी होगी। एमसी थोड़ा घबरा गया और मन में सोचा कि उसे पता नहीं लगने देना चाहिए कि वर्म का जहर अब उसके शरीर में नहीं है। क्री मुस्कुराया और कहा
कि वह बड़ा ही ढीठ बच्चा है। यह मुश्किल काम नहीं है, इसलिए वह उसकी बात मान लेगा। रेने अब जा सकती है। एमसी ने देखा कि रेने की आंखों में हत्या करने की इच्छा झलक रही थी। क्या वह सच में अकादमी में उसके साथ जाने से इतनी अनिच्छुक थी? कुछ देर बाद एमसी ने सोचा कि उसे क्या मिलेगा। शायद माना एलिक्सिर दिया जाए। हालांकि कोई आर्टिफैक्ट भी काम आ सकता है, लेकिन अगर यह परिवार की धरोहर निकली तो परिवार शायद बहुत संवेदनशील प्रतिक्रिया देगा। क्री ने अपनी बेटी को बाहर भेजते हुए कहा कि तो यह परिवार का खजाना है। उसने अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए कहा कि वह जानता है कि एमसी की माना बहुत कम है। चूंकि वह उसकी बेटी की जगह मरने जा रहा है, इसलिए यह सबसे छोटी मदद है जो वह कर सकता है। उसे पास आना होगा। वह भालू परिवार की माना वृद्ध तकनीक, माना ऑगमेंटेशन टेक्निक, उसे सौंपेगा। एमसी चौंक गया। क्या वह सच में माना वृद्ध तकनीक देने वाला है? क्री ने उसका सिर पकड़ते हुए कहा, दानव देवता, मैं प्रार्थना करता हूं कि यह सेवक अराजकता केस के प्रवाह को देख सके। उसे न्याय दो और हजारों दानवों को भूखा मत रहने दो, लेकिन उन्हें परीक्षा में मत डालो। मुझे यह करने दो और मेरा नाम महिमा पाए। जैसे ही यह प्रार्थना पूरी हुई, एमसी ने दांत भींच लिए। उसके शरीर पर एक गहरी अंधेरी आभा छा गई। क्री मुस्कुराया और बोला, कोई साधारण व्यक्ति यह प्रार्थना सुनकर अपना दिमाग खो बैठता, लेकिन तुम सच में बहुत दिलचस्प हो। अपनी साधना तकनीक, कल्टीवेशन टेक्निक के जरिए दानव देवता सीधे उसे माना से पुरस्कृत कर रहे थे, इसलिए वह जितना चाहे उतना ले सकता था। एमसी घबराते हुए सोचने लगा कि वह किस दानव देवता की बात कर रहा है। क्री ने कहा कि लगता है उसका परिवार 7 घातक पापों 7 डेडली सिंस से जुड़ा हुआ है। एडेल ने आश्चर्य से पूछा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वह मुस्कुराते हुए बोला कि चूंकि उसने उसके अंदर जहरीला कीड़ा डाल दिया है, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता अगर वह जासूस भी निकले तो। एमसी ने सोचा कि आर्सन का परिवार 7 घातक पापों से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसे याद नहीं कि उसने उपन्यास में कभी यह लिखा हो। क्री ने कहा कि अब वह जा सकता है। कुछ समय बाद जंगल में एमसी पद्मासन लगाकर ध्यान कर रहा था। एमसी मुस्कुराते हुए सोच रहा था कि यहां साधना करना बेहतर होगा, क्योंकि उसकी माना कभी भी नियंत्रण से बाहर जा सकती है। एडेल ने दानव देवता की ओर ध्यान केंद्रित किया और सोचा कि एक बार जब वह दानव देवता से दानवी ऊर्जा स्वीकार कर लेगा, तब वह इंसानी माना का उपयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। दानव देवता ने कहा कि वह एक अर्ध जाति हाफ ब्रीड है। एमसी हैरान होकर बोला, यह कैसे संभव है? दानव देवता ने कहा कि उसे शक है कि यह बच्चा उससे जुड़ा है। लगता है कि उसके शरीर में गद्दारों का गंदा खून बह रहा है। एमसी ने पूछा, क्या आप दानव देवता हैं? घमंड के देवता गॉड ऑफ प्राइड ने अपना परिचय देते हुए कहा, हां, मैं ही हूं। एमसी ने पूछा, क्या आप मुझे मार देंगे? उसने जवाब दिया, अगर मैं चाहता तो तुम उसी पल मर जाते जब तुमने मुझसे बात की, लेकिन एक वजह है कि मैं तुम्हें अभी मारना नहीं चाहता। उसे लगा कि यह बच्चा उसी पाप में डूबा है जिसमें वह खुद है। उसे अपने जैसा ही अजीब सा एहसास हुआ, इसलिए उसने कहा कि वह उसे एक निशान मार्क देगा ताकि वह भी उसकी शक्ति का इस्तेमाल कर सके। तुम एक घमंडी गद्दार हो। तुम्हें अपने अहंकार प्राइड की वजह से नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। एमसी ने सोचा कि उसने दानव देवता घमंड से शक्ति उधार ली है। उसे विश्वास था कि यह निशान उसे 3 अतिरिक्त जीवन देगा। जल्द ही उसका पूरा शरीर इस निशान से ढक जाएगा। उसी समय एडेल ने किसी की मौजूदगी महसूस की और आश्चर्य से पीछे मुड़ा। वहां रेने खड़ी थी, आश्चर्य से उसे देख रही थी। एमसी ने दांत भींचते हुए सोचा, यह यहां कहां से आ गई? क्या इसने सब सुन लिया? रेने ने प्रशंसा भरे स्वर में पूछा, क्या आप डार्क प्रीस्ट हैं? एमसी ने घबराकर मुस्कुराते हुए सोचा, यह क्या कह रही है? कुछ समय बाद एमसी के घर में एडेल ने स्टेटस विंडो खोली और सोचा कि दानव देवता का निशान मिलने के बाद 1 महीना बीत चुका है। उसकी माना 248 से बढ़कर 1105 हो गई थी। एमसी ने सोचा कि उसने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी माना इतनी जल्दी 3 गुना हो जाएगी। शायद यह सब उसकी क्षमताओं, रुचि, इंटरेस्ट और एकाग्रता, कंसंट्रेशन की वजह से था।
कुछ ही सालों में वह मानव जगत की 6 परिवारों 6 फैमिलीज के उत्तराधिकारियों को भी पार कर सकता है। और अपनी वर्तमान स्थिति में तो वह किसी एक गुप्त क्षेत्र सीक्रेट एरिया को जीत भी सकता है। लेकिन उससे पहले उसके सामने एक और समस्या थी। वह मेरे घर के सामने ही क्यों अभ्यास कर रही है, जबकि ट्रेनिंग ग्राउंड भी है? एमसी ने सम्मानपूर्वक रेने से कहा। रेने ने झुककर उसे प्रणाम किया।